दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। 8 सितंबर को शारदा नहर के पास से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर झाड़ियों में पड़े एक नीले ड्रम पर पड़ी। ड्रम लावारिस था और उससे तेज बदबू आ रही थी। शक गहराया तो पुलिस को सूचना दी गई। खेड़ा चौकी प्रभारी अंशुमान सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ड्रम खुला और अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खून से सनी एक युवक की लाश, जिसे बेरहमी से प्लास्टिक ड्रम में ठूंस कर भरा गया था। पास से एक स्कूटी की चाबी भी बरामद हुई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पहचान की कोशिश शुरू हुई। उधर कानपुर के नौबस्ता थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह एक लापता युवक विशाल अग्रवाल की तलाश में थे। उसके भाई अंशुल ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जब उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में मिली लाश की खबर मिली तो अंशुल को साथ लेकर वे पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में अंशुल ने शव की पहचान अपने भाई विशाल के रूप में कर दी। केस अब मिसिंग से मर्डर में बदल चुका था। पुलिस ने विशाल की कॉल डिटेल खंगाली। पता चला 7 सितंबर रात 10 बजे के आसपास उसका फोन बंद हुआ था। आखिरी कॉल 8:50 पर और एक मिस्ड कॉल 8:30 पर आई थी। जांच में सामने आया कि कॉल सत्यम उमर के नंबर से थी। नंबर बंद मिला। पुराने पते पर वह नहीं मिला, लेकिन मुखबिरों ने नया लोकेशन दे दिया। रामनारायण बाजार का एक फ्लैट। क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस ने दबिश दी। फ्लैट से 2 युवक भागते पकड़े गए, सत्यम और सरवन। अंदर एक 16 से 17 साल की लड़की भी मिली, जिसने खुद को सत्यम की मौसेरी बहन राधा बताया। फ्लैट की दीवारों पर खुरचने के निशान थे। सफाई में कहा गया कि डिस्टेंपर होना था, लेकिन वहां ना रंग था ना ब्रश। पुलिस को कहानी में लूप होल साफ दिखने लगा। थाना प्रभारी की नजर जैसे ही राधा पर पड़ी और उन्होंने कहा कि वे विशाल अग्रवाल मर्डर केस में पूछताछ करने आए हैं। राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। सत्यम और सरवन्न को थाने लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। सीधा सवाल दागा गया, 7 सितंबर शाम 8:30 बजे विशाल को मिस्ड कॉल क्यों की? सत्यम हकलाया, बोला, वो नंबर मैं नहीं, मेरी मौसेरी बहन राधा इस्तेमाल करती है। अब शक की सुई राधा पर घूम चुकी थी। उसे भी थाने बुलाया गया। पुलिस ने बिना घुमाए पूछा, तुम्हारा और विशाल का क्या रिश्ता था? सवाल सुनते ही राधा ने घबराकर सत्यम और सरवन्न की ओर देखा। उसे लगा शायद सब खुल चुका है। थाना प्रभारी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, जो भी था अब खत्म हो चुका है। विशाल मर चुका है। तुम्हारे नंबर से उसे मिस्ड कॉल आई थी, फिर उसने कॉल बैक किया। उस वक्त क्या बात हुई? राधा पसीने से भीग गई। बार बार दुपट्टे से चेहरा पोंछती रही। आखिर बोली, मैं उससे प्यार करती थी। क्या भाई को पता था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उससे डरती थी। फिर बताया कि उसने विशाल को रात में भाई के फ्लैट पर बुलाया था। क्यों बुलाया? भाई तो कह रहा है वह घर पर नहीं था। इस सवाल पर राधा चुप हो गई। माहौल टेंस हो चुका था। थाना प्रभारी ने सख्ती बढ़ाई। सत्यम और सरवन को बाहर भेज दिया। बोले, अब सच बोलो, 7 सितंबर की रात क्या हुआ? अभी प्यार से पूछ रहा हूं। राधा टूट चुकी थी। रोते हुए उसने अपने नाजायज रिश्ते को कबूल किया और उस रात की पूरी सच्चाई उगल दी। इन्वेस्टिगेशन अब सबसे क्रिटिकल फेज में पहुंच चुकी थी, जहां लव, फियर और बिट्रेयल का डेडली मिक्स सामने आने वाला था। थानेदार के लिए यह टर्निंग पॉइंट था। अब तक सत्यम और सरवन से सिर्फ सस्पिशन के आधार पर पूछताछ हो रही थी, लेकिन राधा के बयान ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। थाना प्रभारी ने दोनों को अलग अलग बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब पुलिस खुद नहीं जानती थी, और कुछ में राधा का नाम लेकर उन्हें साइकोलॉजिकली ट्रैप किया गया। प्रेशर बढ़ते ही दोनों टूट गए। उन्होंने कबूल कर लिया कि विशाल की हत्या उन्होंने की और लाश ठिकाने लगाने का प्लान भी मिलकर बनाया। सरवन ने बताया कि शव को ड्रम में भरकर शारदा नहर किनारे फेंका गया। राधा ने भी माना कि उसका विशाल से अवैध संबंध था, और जब रिश्ता खुलने का खतरा हुआ तो उसने सबूत मिटाने में साथ दिया। केस मजबूत करने के लिए राधा का मेडिकल कराया गया। आरोपियों की निशानदेही पर विशाल की स्कूटी, लैपटॉप और हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड बरामद हुई। लस्ट, फियर और बिट्रेयल ने मिलकर एक यंग बैंकर की जिंदगी खत्म कर दी। अब कहानी की जड़ समझिए। कानपुर के नौबस्ता
थाना क्षेत्र की संजय नगर कॉलोनी मच्छरिया में विष्णु प्रसाद अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके दो बेटे अंशुल 26 और विशाल 25 दोनों बैंक मैनेजर थे। बहन दिव्या 23 साल की थी। विशाल अविवाहित था, मिलनसार और थोड़ा आशिक मिजाज। आकर्षक पर्सनैलिटी के कारण लड़कियां जल्दी उसकी ओर खिंच जाती थीं। वह रिश्तों में तेजी से आगे बढ़ता और शारीरिक संबंध बनाने में भी हिचकता नहीं था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राधा से हुई। प्यार, शादी और ब्राइट फ्यूचर के वादों ने राधा को उसके करीब ला दिया। उधर सत्यम, जो पहले माहेश्वरी मोहल्ले में रहता था, माता पिता के निधन के बाद घंटाघर के पास मामा के पुराने घर में शिफ्ट हो गया। मामा मामी के जाने के बाद उसने वहीं एक फ्लैट किराए पर ले लिया। धीरे धीरे उसी फ्लैट पर विशाल का आना जाना शुरू हुआ और यहीं से इस ट्रैजिक लव स्टोरी का डार्क चैप्टर शुरू हुआ। सत्यम के फ्लैट का माहौल पहले से ही बिगड़ा हुआ था। वहीं एक बीमा कंपनी में काम करने वाली लड़की भी अक्सर आती थी, जिसके साथ सत्यम और विशाल दोनों के अवैध संबंध थे। पैसों और गिफ्ट्स के बदले वह उनके साथ वक्त बिताती थी। धीरे धीरे वह फ्लैट एक प्राइवेट पार्टी स्पॉट बन चुका था। दोस्तों की बैठकी, लेट नाइट ड्रिंक्स और सीक्रेट मीटिंग्स। इसी बीच सत्यम की मौसेरी बहन राधा का भी वहां आना जाना था। मणराम बगिया में रहने वाली राधा के पास उस फ्लैट की एक चाबी भी थी। करीब 2 साल पहले एक दिन वहीं उसकी मुलाकात विशाल से हुई। पहली नजर में अट्रैक्शन हुआ। विशाल को राधा की मासूमियत और जवानी भा गई, जबकि राधा उसकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंट अंदाज पर फिदा हो गई। दोनों ने चुपचाप मिलना शुरू किया। वे नहीं चाहते थे कि सत्यम को भनक लगे। रिश्ता धीरे धीरे डीप होता गया। जब भी सत्यम घर पर नहीं होता, राधा विशाल को फ्लैट पर बुला लेती। वहीं उनका सीक्रेट अफेयर परवान चढ़ता रहा। 7 सितंबर 2021 को सत्यम ने राधा को फोन कर बताया कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और रात में नहीं आएगा। उसने बस इतना कहा कि बालकनी के कपड़े अलमारी में रख देना और घर थोड़ा ठीक कर देना। राधा ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसे यकीन हुआ कि भाई घर नहीं आएगा, उसने तुरंत विशाल को कॉल किया। बोली, शाम को खाने पीने का सामान लेकर फ्लैट पर आ जाना, भाई नहीं है। इसके बाद राधा खुद फ्लैट पहुंची। उसने किचन और कमरों की सफाई शुरू कर दी। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी रात की तैयारी हो रही थी जो आगे चलकर मर्डर मिस्ट्री में बदलने वाली थी। सस्पेंस अब अपने पीक की ओर बढ़ रहा था। शाम ढल चुकी थी। 8:30 बज गए थे। विशाल को 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आया। राधा ने कॉल किया, उसने रिसीव नहीं किया। करीब 20 मिनट बाद विशाल का कॉल बैक आया। मैं बस पहुंचने वाला हूं। ठीक 9 बजे वह फ्लैट पर आ गया। स्कूटी पार्किंग में खड़ी की, खाने पीने का सामान उठाया और दोनों अंदर चले गए। कई हफ्तों बाद उन्हें अकेलापन मिला था। वे इतने बेफिक्र थे कि मेन दरवाजा अंदर से लॉक करना भूल गए और सीधे बेडरूम में चले गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि फेट ने गेम पलट दिया है। सत्यम, जिसने कहा था कि वह नहीं आएगा, वाटर प्लांट से काम जल्दी खत्म कर अचानक लौट आया। दरवाजा खुला देखकर उसे शक हुआ। ड्राइंग रूम पार कर जैसे ही उसने बेडरूम की रोशनी देखी और पर्दा हटाया, सामने का दृश्य देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। गुस्से से कांपता हुआ वह बिना शोर किए नीचे गया, एक लोहे की रॉड उठाई और वापस ऊपर आया। बिना एक शब्द बोले उसने विशाल के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। पहला ही वार जानलेवा साबित हुआ। विशाल लहूलुहान होकर गिर पड़ा। राधा चीख भी नहीं पाई, डर से भागकर दूसरे कमरे में छिप गई। कुछ ही सेकंड में एक सीक्रेट लव अफेयर ब्रूटल अटैक में बदल चुका था। सत्यम का गुस्सा थमा नहीं। उसने लोहे की रॉड से लगातार वार किए, जब तक कि विशाल ने वहीं दम नहीं तोड़ दिया। राधा सब कुछ देख रही थी, लेकिन डर से जड़ हो गई। उसे लगा अगला निशाना वह भी हो सकती है। सत्यम ने उसे सख्त धमकी दी, अगर मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। फिर उसने खून के निशान साफ करने को कहा। इसके बाद सत्यम ने अपने दोस्त सरवन को कॉल किया। सरवन पहुंचा तो खून से सना कमरा देखकर घबरा गया, मगर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। दोनों ने मिलकर शव ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। रात 11:30 बज चुके थे।
अगले दिन 8 सितंबर को एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा गया। विशाल के शव को उसमें ठूंस कर पैक किया गया और स्टील पट्टी से सील कर दिया गया। ड्रम को स्कूटी पर लादा गया। दोनों कैंट से होते हुए जाजमऊ गंगा पुल पार कर दही थाना क्षेत्र के खेड़ा चौकी इलाके में पहुंचे और नहर किनारे झाड़ियों में ड्रम फेंक दिया। विशाल का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया गया ताकि कोई डिजिटल ट्रेल न बचे। फिर वे कानपुर लौट आए। स्कूटी को यशोदानगर में एक प्लॉट के पास पेड़ तले खड़ा कर दिया गया। खून से सने कपड़े कूड़े में फेंक दिए गए। लेकिन क्राइम परफेक्ट नहीं था। पूछताछ में तीनों टूट गए। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने आईपीसी की धारा 302 और 120 सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी सत्यम उमर और सरवन को अदालत में पेश कर कानपुर जिला जेल भेज दिया गया। राधा को साक्ष्य छिपाने में भूमिका के चलते नारी निकेतन भेजने का आदेश हुआ। एक खौफनाक लव ट्रायंगल, ब्रूटल मर्डर और फेल कवरअप की यह कहानी अब पुलिस फाइलों में दर्ज हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।